हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में इससे पहले हमने पढ़ा है आरोह भाग 1 के चैप्टर, जिसमें आपके प्रेमचंद हैं, जिसमें नमक का दरोगा है, कृष्णा सोबती है, सत्यजीत राय है। तो ये हमने पढ़ लिए। ये अगर किसी भी एग्जाम में अगर साहित्य आता है और ये लेसन बनते हैं, जिसमें से आपके एस्टेट पीजीटी और इसके साथ ही आपका जो हरियाणा एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग, जो आपका सब्जेक्टिव या लिखित पेपर होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम जीरो से लेकर हम 100 तक आगे बढ़ेंगे। कहने का अभिप्राय ये है, हम 0 से लेकर 100 तक पूरा पाठ्यक्रम करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मैं एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा तथ्य भी आपको बताते हुए चलूँगी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, आप 15% तो कंप्लीट कर दोगे, लेकिन आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार से मिले वो मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे साथ कोशिश करोगे तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। इनका पहले कथन देख लीजिए। ये कथन परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जो लिखना था वह लिख गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ठीक है, तो ये है शिव शंभू के चिट्ठी से है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी रचना है जो शिव शंभू की चिट्ठी। इनके बारे में गहराई से बात आगे करूँगी, अब आप इतना याद रखेंगे। अब सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त के जीवन के बारे में, इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। हम जन्म हुआ था उनका सन 1865, ग्राम गुड़ियाणी, जिला रोहतक, हरियाणा। तो इतना आप याद रखेंगे। कई बार इनका जन्म रोहतक भी दिया होता है, गुड़ियाणी आप याद रखें, और कई जगह इसका नंबर मतलब इसकी जो जगह है, इनका जो जन्म स्थान है वो झज्जर भी दिया है। तो ऐसा आप सभी जानते हैं जो हरियाणा के अभ्यर्थी हैं कि रोहतक और झज्जर एक ही जगह, मतलब एक ही मतलब था, जिला था, तो बाद में इसको अलग अलग बना दिया गया है। कई बार इसकी जगह का नाम गुड़, यानी आप रेवाड़ी समझे, रेवाड़ी भी दिया है। तो आप इतना याद रखेंगे, गुड़ियाणी को आप याद रखेंगे। अगर आपको रेवाड़ी ऑप्शन में से एक ही मिलेगा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, मैं एस्टेट की बात कर रही हूँ, पीजीटी वालों की। ठीक है, वैसे इसको तो लिखित करना है। एचपीएससी पीजीटी से जो लिखित पेपर दे रहे हैं उनको तो लिखित देना है, तो वो इसका नाम ये लिख सकते हैं, 1865, ग्राम गुड़ियाणी, जिला रोहतक, हरियाणा। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यही दिया है तो आप यही लिखोगे। लेकिन मैं जीके की बात करती हूँ तो कई बार इनकी जगह ये रेवाड़ी भी दिया है। ठीक है, प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार। ये मैंने एक्स्ट्रा जो तथ्य आपके लिए लिख कर लाई हूँ, इनको अब मैं बाद में बताऊंगी, आप इतना याद रखेंगे। जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखा पहले वो देखेंगे। अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बगवासी, भारत मित्र आदि। तो ये इनकी रचनाओं के, यानी इनकी जो संपादन है, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, वो मैं बात कर रही हूँ। संपादन का मतलब होता है इनकी जो पत्र पत्रिकाएं जो छपी थी वो। ठीक है, अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बगवासी, भारत मित्र। अब इतना तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर आप जैसे आपकी भाषा में, क्योंकि आप ज़्यादातर इंग्लिश भाषा का यूज करते हैं, तो मैं बता दूँ ये जो रचना है इसमें सबसे ज़्यादा पत्रिका में सबसे बार पूछा गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आपकी भाषा में कहूँ तो मैं, तो ये भाषा गढ़ने की टकसाल बहुत बार आया है। इसे आप याद रखेंगे, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे। और जो एस्टेट वाले हैं वो इस बात को याद रखेंगे, वहाँ आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा पहले से ही। ठीक है, तो याद रखेंगे, हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इनकी भाषाओं के बारे में बात कर लेती हूँ, किसकी क्या भाषा है। अखबार चुनार, कोहिनूर, इनकी जो ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं छिपी हो उर्दू में, आप याद रखेंगे। अखबार चुनार उर्दू में, कोहिनूर इनका ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोहिनूर इनकी पत्रिका याद रखोगे। कोहिनूर, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, एक भारत प्रताप भी है, ये भी क्या है, उर्दू में है। कोहिनूर, अखबार चुनार उर्दू में, और भारत प्रताप भी क्या है, उर्दू में। ठीक है,
अब मैं भारत मित्र की बात करती हूँ। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से, ठीक है, याद रखोगे कलकत्ता से उसका है। तो ये आप एक्स्ट्रा तथ्य याद करोगे। इसके साथ यहाँ मैंने लिखा है कि 1905 में बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंधों का संग्रह है, जिसका नाम है निबंधों का संग्रह जिससे शिव शंभू के चिट्ठे, तो इसमें क्या है 50 निबंध है, याद रखोगे। इसके अंतर्गत 50 निबंध है। 1905 में ये प्रकाशित हुआ था, बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संग्रह। और इसमें कुल कितने निबंध है तो ये भी आप जरूर लिखोगे, या फिर एस्टेट वाले हैं वो याद रखेंगे 50 निबंध हैं, ठीक है। ये जरूरी बातें थी। और भाषा गढ़ने की टकसाल आप जरूर याद रखेंगे। ये हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है। आप प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें शिव शंभू के चिट्ठे हैं, जिसमें आपके निबंधों का संग्रह मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें क्या 50 निबंध का संग्रह है इसमें। और 1905 में ये प्रकाशित हुआ था। चिट्ठे और खत, यानी चिट्ठे और खत खेल तमाशा आप याद रखेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे और खत खेल तमाशा, इनके ज़्यादातर चिट्ठे से दिया गया है, ठीक है। और खेल यह है खेल तमाशा, ये इनकी क्या है रचनाएं हैं। अब मृत्यु के बारे में बात करती हूँ। 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्म आप याद रखेंगे 1865 में, ठीक है। मृत्यु हुई थी 1907 में इनकी, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। देखो भाई, याद करने की एक वो कई बार क्या होता है, हर चीज़ हमारी याद करने की नहीं होती। कुछ चीज़ें हम समझकर याद करते हैं, कुछ हमें याद करनी पड़ती है। तो इतना आप समझेंगे जब आपने ये याद किया कि जैसे इनकी भारत प्रताप है, कोहिनूर है, तो ये इनकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये उर्दू में प्रकाशित होती, जाहिर सी बात है, ये समझने वाली बात है। तो इनका उर्दू भाषा पे अच्छी पकड़ होगी, यानी उर्दू भाषा, जब उर्दू भाषा में पत्र पत्रिकाएं इनकी छप रही हैं तो ये बात तो जाहिर समझने वाली है कि इनकी उर्दू भाषा में अच्छी पकड़ होगी, अच्छा इनको उर्दू भाषा का ज्ञान होगा। तो गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। ये लाइन आरंभिक जो हर चीज़ जो भी आपकी पत्र है, चाहे पत्रिका या कोई रचना है, कुछ भी लगाइए, जैसे जीके में लगा लीजिए, जो प्रथम हो जाता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने बड़ा हमारे देश की प्रथम IPS महिला, हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति उदाहरण दीजिए, जो भी प्रथम रचना है, प्रथम खड़ी बोली के लेखक है, तो प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, तो इस तरह की जो बातें होती है प्रथम, जहाँ पर आपको प्रथम शब्द मिल जाए यानी पहला मिले तो वहाँ आप तुरंत उसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, ठीक है। और आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने आपने, तो ऐसा आप ये तथ्य हैं जो तथ्य से तथ्य लिखेंगे। देखो कई बहुत बड़ी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना कि मतलब लंबा चौड़ा लिख दिया और वहाँ आपको कोई ठोस बात जो ठोस तथ्य होती है, जैसे जन्म अब इतने सन में हुआ, ये इनकी पत्रिकाएं हैं, हेडिंग बनाओगे आप, ये उर्दू में है, ये बांग्ला में, जो भी मतलब इनकी तो बांग्ला में नहीं है, उर्दू में है। इसके साथ ये प्रमुख रचनाएं हैं, ये प्रमुख सम्मान है, फिर इनकी मृत्यु, ऐसे क्रमबद्ध रूप से लिखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। एस्टेट वालों की बात करते हैं, उनको तो ऑलरेडी लिखे हुए मिलेंगे, तो वैसे ऑप्शन में उसे याद कर लेंगे, ऑप्शन उनको विकल्प मिलेंगे वहाँ चार, वो अपना टिक लगा देंगे। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में ही, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी थी, विधिवत शिक्षा मेडिकल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक हैं। उन्होंने भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में देखा जाता है। इसको MP लगाएंगे, बहुत बार पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं आपके, जैसे आपका नेट है, ये TGT है, PGT है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो विकल्प दिए होते हैं, जिन प्रश्नों में कई बार ये बार परीक्षा में आया है, बहुत बार आया है, मैं कई बार बहुत बार, इसलिए जो लिखित पेपर देने जा रहे हैं वो ये लाइन अवश्य लिखेंगे। अगर ये जीवन परिचय आता है तो भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है, तो बाल मुकुंद गुप्त को देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जो एस्टेट वाले हैं वो ऐसे ही लाइन याद करें, उनके पास विकल्प होगा, जैसे आपको कोई विकल्प दिया होगा, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसमें आपका एक विकल्प बाल मुकुंद गुप्त का भी होगा, तो आप याद रखेंगे भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो किसको, बाल मुकुंद गुप्त को देखा जाता है, ठीक है।
बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जैसे इनकी भारत प्रताप है, कोहिनूर है, इनके इतने मतलब पत्र जो हिंदी बंगवासी है जिसे भाषा गढ़ने के टकसाल भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इनकी जब पत्रकार तो होंगे, जब इतनी पत्रिका इन्हें प्रकाशित करवाई हैं तो पत्रकार तो हैं और सक्रिय भी हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन काम करना पड़ता है हर दिन। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वह साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे। इनके स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी इनकी पत्रकारिता। जो इनने पत्रकार थे ये जो इनकी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, तो इनका मूल उद्देश्य क्या था, यानी जो इनका मेन मकसद होता है जिसको मूल उद्देश्य या लक्ष्य क्या था, तो ये स्वाधीनता संग्राम हथियार थी। मतलब स्वाधीनता, देश की आज़ादी के लिए, देश के जो अत्याचार हो रहे थे उनके लिए, मतलब कि जो हम देखो भाई कहीं ना कहीं देखो हमारा देश अब फिलहाल आप ये समझ लिए कि हमारा देश अब आज़ाद है, ठीक है, लेकिन अब भी हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे हमारे विदेशों की समस्याएं हैं। अब भी भारत पाक की लड़ाई होती रहती है, आए दिन शहीद होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब भी हमारे जो स्वतंत्रता पर खतरा बना हुआ है, ठीक है। अगर हमें थोड़ी सी सावधानी बरती तो कभी भी देश अब भी गुलाम हो सकता है, ठीक है। तो इसी बात इन्होंने कि 1865 में यानी 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जब ये युवा थे, ठीक है, 1865 को देखो, यहाँ मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा देती हूँ, दिया 1865 को जब हमारा देश गुलाम था। तो ये भी हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक थे, यानी कि एक अच्छे पत्रकार थे, लेखक थे। तो ये भी अपनी समस्या से, अपने माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से अपने तरीके से सब लड़ाई कर रहे थे, देश आज़ाद हो जाए। कोई सिपाही था, कोई किसान था, किसान भी अपने तरीके से कर रहे थे, सिपाही अपने तरीके से, लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से। तो ये पत्रकार थे, तो ये अपनी लेखनी के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे थे, ठीक है। कभी हो सकता है किसी के दिमाग में ये होगी तो पत्रकार थे तो ये देश की आज़ादी के लिए क्या, क्योंकि पत्रकार जो लेखनी कदम उठा देती है, जो लड़ाई लड़ती है ना, वो कई बार तलवार से नहीं लड़ी जा सकती है, जो लेखनी क्योंकि एक लेखनी में ही वो ताकत होती है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध सकती है, एकता स्थापित कर सकती है, ठीक है। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण उनके लेखन में निर्भीकता, मतलब वो किसी से डरते नहीं थे, खुले लिखते थे। साथ ही इसमें व्यंग्य विनोद का पुट दिखाई पड़ता है। व्यंग्य विनोद की बात हो, जैसे मतलब बात भी कह दे कटाक्ष के माध्यम से। कई बार आपने देखा होता है ना कि मतलब अब मान लीजिए आप संघर्ष कर रहे हो, ठीक है, अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, आपका एस्टेट हो गया, तो जैसे आपके आस पड़ोस के भी, हाँ आपका एस्टेट हो गया है और इतने साल हो गए इसको पढ़ते हुए, अब तक इसको नौकरी मिली। तो कई बार आपको देखा होगा, कई बार आपको जैसे कि आप तैयारी करें भाई, हम जो अच्छी तरह से कभी मास्टर जी कहाँ जा रहे, मैडम जी कहाँ जा रहे, तो मतलब आप तैयारी कर रहे हो या कहीं प्राइवेट जॉब भी करे, तो लोग है ना मतलब ताने मारते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो समझो कटाक्ष है, व्यंग्य है, मतलब इतने दिनों से तैयारी करे अब तक जॉब नहीं। तो इस तरह के बहुत आप समझ सकते हो, मैं बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेरोजगार जो समझता है वो और दूसरा इसका दर्द नहीं समझ सकता है। बांग्ला और संस्कृत कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। मतलब देखो बांग्ला और संस्कृत, इसका मतलब इन्हें उर्दू का तो ज्ञान था ही था, हिंदी में भी लिख रहे थे, इसके साथ बांग्ला और संस्कृत में भी कुछ रचनाओं का अनुवाद किए हुए थे। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द शुद्धता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस हुई। ये लाइन जो लिखित पेपर देने जाएगा, जो सब्जेक्टिव पेपर है, ये लाइन आप अवश्य लिखोगी, ठीक है, क्योंकि ये इस लेसन की, इस पाठ की महत्वपूर्ण लाइन है, इससे आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस हुई। जहाँ मुझे ये लगता है कि यहाँ मतलब कि कुछ ज़्यादा ही जोर देना है, तो वहाँ मैं आपको सचेत करते हुए चलूँगी, ये लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी। हाँ, जो छोड़ने वाली है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप छोड़ सकते हो। ये नहीं यहाँ जितना लिखा है कि आप पूरा रट के बिल्कुल वैसा का वैसा छाप दो, थोड़ा बहुत अपने शब्दों में अपने अनुसार उसे आप बदलाव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई प्रश्न तो ऐसे बनेंगे कि अपने शब्दों में लिखिए। कोई कहानी आपने पढ़ी तो इसे, जैसे जूझ है वितान के, तो वहाँ आपको देखा जाए आप वहाँ होते तो क्या करते, अपने शब्दों में लिखे। तो आप जब भी पढ़ने बैठे अपनी विचारधारा, अपने जो स्मरण शक्ति है और आपकी जो मतलब आपकी आलोचनात्मक, आप पढ़ रहे हो ना, तो अभी आलोचनात्मक रवैया होना चाहिए।
मतलब आपका सकारात्मक नकारात्मक, उस चीज़ को नकारात्मक होता तो ये होता, सकारात्मक होता तो ये होता, दोनों दृष्टि से आप सोचकर देखोगे। लेकिन जब आप निष्कर्ष निकाल रहे हो तो आपका निष्कर्ष सकारात्मक निकलना चाहिए, एक आदर्शवादी निकलना चाहिए, एक प्रेरणा स्रोत वाला निकलना चाहिए, एक समाज को प्रेरित करने वाला निकलना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कहानी, किसी भी समस्या पर अपने विचार लिख रहे हो तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। आप वैसे काफ़ी समझदार हो, खुद समझ गए होगे। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिशुम्ब की चिट्ठी का एक अंश है। ये लाइन IMP लगा लीजिए आप, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लाइन आप जरूर लिखोगे। एस्टेट वाले हैं उनको ये ऑप्शन में विकल्प मिलेगा, वो अभी नहीं याद रखेंगे कि, और ये वहाँ आपको लेकिन याद तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो लगाओगे निशान। अगर विकल्प आपके सामने तो याद तो वो भी करना पड़ेगा। बस इतना फ़र्क है कि ये थोड़े से जो लिखित वाले हैं थोड़ा ज़्यादा उसको बार बार रिविजन करें, और जो एस्टेट वाले 1-2 बार से कर सकते हैं। बाकी इनका तो जब तक आपको याद ना 2 बार 3 बार 4 बार जब तक देखते रहिए, ठीक है। अगर आपको एक सीट अपना चयन पक्का करवाना है, एक सीट एक पद आपका नाम लिखवाना है, ये मेरा ही है और किसी का नहीं है, ठीक है। विदाई संभाषणों की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिशुम्ब की चिट्ठी का एक अंश है। मतलब विदाई संभाषण ये पाठ है, विदाई संभाषण है। इसमें जो है शिशुम्ब की चिट्ठी, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 50 निबंध है, निबंधों का संग्रह, कुल 50 निबंध है। ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, और 1905 में यह प्रकाशित हुआ था। तो इतना आप याद रखेंगे। ये पाठ वायसराय कर्जन 1899, 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय, ये आप याद रखेंगे कि जो ये पाठ दिया गया है विदाई संभाषण वायसराय कर्जन का, जब वहाँ भारत से जब वो अपने देश जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ विदाई का इसमें चर्चित व्यंग्य के माध्यम से चर्चा की गई है कि किस प्रकार से उसने हमारे देश की, भारत के, हिंदुस्तान पर किस अत्याचार के, जनता को कितना निर्दयी तरह से क्रूर प्रवृत्ति के रहे हैं। इसे एक पशु विशेष पत्र है, और इनकी तुलना की गई है। आगे मैं बताऊंगी आपको। जो ईरान के जो शासक थे नादिर शाह, आप सभी जानते हैं कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे, तो दिल्ली के शासक ने उन्हें विनती की कि आप बहुत कत्लेआम कर दिया, उन्हें आप रोक दीजिए। तो नादिर शाह के का भी हृदय परिवर्तित हो गया था, उन्होंने वहाँ कत्लेआम को वहीं रोक दिया था, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि एक GK का प्रश्न है कि नादिर शाह ने 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया था, 17 बार की। तो एक बात दोनों तरह से आप सोच के देखिए। मैं यहाँ सबसे पहले मैंने आपकी दृष्टि से बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश पर आक्रमण करते हुए हमारा धन लूट के ले जा रहा था, हमारे लोगों का कत्लेआम करते, तो हम नेगेटिव क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे देश का उन्होंने नुकसान किया है। तो उन्होंने 17 बार, तो मतलब उन्होंने कितना मतलब क्रूर इंसान होगा और कितना जिद्दी होगा, ये आप जान सकते हैं। लेकिन जो था कर्जन, ये तो उससे भी जिद्दी था, क्योंकि उन्होंने तो आखिर में बात मान ली थी दिल्ली के शासक की, उन्होंने वहाँ दिल्ली पर वो वापस लौट गया था। लेकिन ये इतने लोगों ने इस पर कर्जन को रोका कि आप बंगाल विभाजन ना कीजिए। आप सभी जानते हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और ये माने नहीं, और इन्होंने बंगाल विभाजन करके ही माने, ठीक है। अब मैं बात कर देती हूँ नादिर शाह के सकारात्मक रवैये की। सकारात्मक ये है कि उसे धन इकट्ठा करने का इतना जुनून था कि उन्होंने देश पर, हमारे देश पर 17 बार आक्रमण करते रहे। तो आप इसे सकारात्मक रूप में ये लीजिए। अगर आपको मान लीजिए सफलता नहीं मिल रही है, कहीं आप 1 नंबर से रह रहे हो, कहीं 2 नंबर से रह रहे हो, तो इसका मतलब सकारात्मक ये रही कि हमारे 90% यानी 95% तैयारी हो चुकी है, तो 2-3% के लिए, 5% के लिए हम क्यों पीछे सरके। इससे हम आगे से सरकेंगे, हमें समाज में सम्मान भी मिलेगा, और हमारा एक जो स्थायी रूप से रोजगार मिलेगा, हमारा परिवार, हमारी भी खुशियाँ होंगी। बहुत सारे सकारात्मक है। तो थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। आपको लग रहा है ना कि मैं आपको समय खराब कर रही हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों से जोड़कर आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे वायसराय कर्जन 1899, 1904 से 1905 2 बार वायसराय है। उसके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है कि शासन में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए आयोग बनाए गए, किंतु उनका उद्देश्य गोरों को वर्षों स्थापित करना है। कहने का मतलब देखो बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें आपके आगे बताऊंगे मैं, जैसे डाक है, ट्रेन है, लेकिन उनका फायदा क्या, हमारे देश को तो नहीं हो रहा था, गोरों को, इन अंग्रेजों को उनका फायदा हो रहा था। वो इसका अपना ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाकर अपना लाभ कमा रहे थे। इस देश के संसाधन अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग
करना था। इस तरह से कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाज प्रेस की स्वतंत्रता पर। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें आपको राजनीति जो है पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए भी ये जीके का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। मतलब कि लोगों ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, ये नहीं, देखो प्रेस की तो जैसे प्रेस का मतलब है पत्रकारिता, जैसे हमारे देश के पत्र पत्रिकाएं आती तो वो मतलब स्वतंत्र है, आज़ाद है, तभी तो वो देश की समस्याओं पर उठाएंगे, चाहे वो कोई भी समस्या हो, स्त्री से संबंधित समस्या हो, हमारे रोजगार से संबंधित समस्या हो, बेरोजगार है, देश में कितनी बेरोजगारी है, ठीक है। तो ये तो मतलब लोगों ने उन्हें रोका कि प्रेस तो आज़ाद होना चाहिए, देश की समस्या को उठाए, लेकिन इन्हें नाराज होकर इन्हें इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में इसका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी की व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब देखो, अगर वो देश पर अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर, तो देश की बेबसी और लाचारी भारतीय होने चाहिए। भाई ये बाहर से आवाज़ आ रही है, ये कुत्ता भौंक रहा है, क्या करें इसका, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं भी परेशान हूँ। तो लेकिन इनको उल्टा दिखाया गया, व्यंग्य किया गया कि वो देखो कितने पूरे इंसान थे, उनको मतलब वो रुक कहीं नहीं रुक रहे थे, अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे थे, कहीं रुकने का नाम ही नहीं था। वो अपनी क्या है, अपने सुशासन का दुरुपयोग कर रहे थे। साथ ही दिखाने की कोशिश की कि शासन अतः रूप से हर किसी का कष्ट होता है, चाहे वो सामान्य जनता हो, फिर लाड़ कर्जन हो, मतलब कि जो जिसके जो करता है वो भुगतना पड़ता है, चाहे वो कर्जन हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वायसराय हो, कोई भी हो। वह समय लिखा गया कि गद्य का नमूना है। प्रेस पर पाबंदी दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग करवाने के साथ ही साहसिक गद्य का भी नमूना है। तो ठीक है, ये ऐसे, तो आप इतना देखो, एक बार मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देती हूँ कि हमारे जो इससे थोड़े से इसके पाठ के बारे में, हालांकि ये मैंने जीवन परिचय आपको करवाया, एक बार आप पीछे वीडियो पीछे भी हो सकती है, जैसे पूरी होगी तो एक बार फिर से भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं देखो, विदाई संभाषण इसका नाम है पाठ का, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि एक पुरोहित की 2 गायें थी, पुरोहित की 2 गायें, तो विदाई पर हमारे देश भारत का ये मतलब रवैया रहा है कि जब भी कोई विदा होता है तो हमारे आंखों में आंसू आए, जैसे उसका मतलब कैसा भी स्वभाव रहा हो, कैसा व्यवहार रहा, जब जाते हैं ना तो हमारी आंखें नम हो जाती है। नहीं, अब मैं रस की बात करती हूँ जिसमें करुण रस का आविर्भाव हो जाता है, आगमन हो जाता है करुण रस का, क्योंकि हमारी आंखें डर। तो ये देखो, कर्जन ने इतने देश पर अत्याचार किए, लेकिन फिर भी हमारे देश की जनता को थोड़ी आंखें नम हो गई थी, भले वो कितना एक ऐसा ही इंसान था। तो उन्हें पुरोहित की गाय का उदाहरण दिया कि एक पुरोहित की 2 गायें थी, एक पतली थी मतलब दुबली कमज़ोर, और एक ताकतवर थी। एक ताकतवर गाय रोज़ पीटती थी, मतलब रोज़ मारती थी उस कमज़ोर गाय को, लेकिन जब वो जा रही थी ना, उन्होंने क्या किया, उसने दान में दे दिए, गाय को दान में दे दिया। तो उसे लगा कि अब ये आराम से रहेगी, लेकिन क्या है कि वो उसके जाने के बाद उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया, और वो उसके लिए पछतावा कर रही थी कि उसे विदाई का मतलब विदा होने का उसे गम था कि वो अकेली रह गई थी। तो ये हमारे देश भारत इस गाय के माध्यम से हमारे देश, ये नहीं कि वो मतलब सच में कोई गाय होगी, लेकिन आप समझेंगे प्रतीकात्मक रूप से एक गाय के माध्यम हमारे देश की जनता है, मतलब हमारे देश की जनता का ये वर्णन है उस गाय के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप से, कि हमारे देश की है ना एक गाय जैसी मतलब जनता है, कि वो है ना मतलब कैसा भी कोई इंसान हो, अगर वो हमारे देश में रहकर जा रहा है कुछ दिन से, उसने कैसे ही कर्म किए, लेकिन जब वो विदा होता है, यहाँ से जाता है, तो हमारे देश की जनता रोती है, उनके अंदर करुणता का भाव आ जाता है, मतलब उनकी आंखें नम हो जाती है। तो इसके साथ ही आप इसको तो याद करेंगे ही करेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसके लेखक परिचय, जीवन परिचय तो मैं आपको करवाऊंगी। इसके साथ ही आप जो भी पाठ है, चाहे इसका विदाई संभाषण है, आप पाठ को बहुत ध्यान से 0 से लेकर मतलब बिल्कुल बैठकर सोच समझकर पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं पाठ नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि पाठ करवाना मुमकिन नहीं है, इतनी बड़ी पीढ़ी पढ़ाना, और मैं करवा भी दूँगी, मान लीजिए मैं करवा भी दूँगी, तो आपका कोई करवाने का उचित ही नहीं। आप समझदार, अब छोटे बच्चे तो होने पढ़ के सुनाओ, तो कि मतलब
मैं पढ़ाऊँगी फिर आप पढ़ोगे तो आपका समय दो बार ख़राब होगा। ठीक है, समय की बचत के लिए आपको खुद पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आपसे लिखे कि इस पाठ की समीक्षा कीजिए। ठीक है, मान लीजिए विदा इस पाठ की समीक्षा करिए, अपने शब्दों में लिखिए, तो आप उसे आलोचनात्मक ढंग से उस पाठ को पढ़ेंगे, अपनी दृष्टि से सोचेंगे, अगर मैं यहाँ होता तो क्या करता, ये अपने विचार लिखिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। फिर मैं कह रही हूँ कि मैं हर मतलब जब भी मैं आपको लेखक परिचय, जीवन परिचय पढ़ाती हूँ तो कम से कम 2-3 एक्स्ट्रा तथ्य जरूर लेकर आती हूँ, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से मतलब आप मेरी मेहनत की कदर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और बार बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, आप ना देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरी मेहनत की थोड़ी, क्योंकि मैं देखो भाई अगर ये बात है मैं आपके लिए एक्स्ट्रा तथ्य लेके आती हूँ तो ये अगर इसका मतलब ये कि मैं कितनी किताबें और भी देखती होंगी कि किसी दूसरी किताब में दूसरा लिखा होता है वो लिख लेती हूँ, तो मतलब इधर उधर से तथ्य जुटाती हूँ। मुझे लग रहा हाँ मुझे लगता है कि सिर्फ यही लिखने से चयन नहीं होगा, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, और ये नहीं कि आप ज़्यादा लिखो पूरी शीट भर दो, मैं ये कह रही हूँ मतलब तथ्य ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे उनको ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इसलिए मैं आपके लिए तथ्य लेकर आती हूँ। वो हर मेरा देखिए हर लेखक परिचय में आपको 2-4 बातें ज़्यादा से तथ्य मिलेंगे जो महत्वपूर्ण, जो NCERT ने छोड़ दिए वो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आप मेरी तरह मेहनत करोगे मेरे साथ भी तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जरूर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको अगर चाहिए तो 0 से लेकर 100 तक पूरा पाठ्यक्रम करना हो, चाहे वो HCET वाले बच्चे हो, चाहे SPSC PGT स्क्रीनिंग वाले बच्चे हो, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।